Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. This is Khalid Hamid from Gluon ERP. I welcome you all on this Gluon live industrial growth transformation series. Today we have with us Mr. Khurram Ali Mubashir, and he's associated with many business schools for the professional chartered accountant courses, and also you were associated with the Tawaki Steel Mills as a deputy manager and other professional and institutes. Today we are discussing the challenges faced by steel and metal industry before and after implementing an ERP solution. Sir, thank you so very much for joining us. And क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हैं ड्यू टू टेक्निकल रीजंस इंटरनेट की टेक्निकल फॉल्ट की वजह से तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप स्टार्ट करें. I know. I think this guy. Assalamu alaikum. I hope all of you are well and you can hear us clearly. And thank you, Khalid and Gluon, for inviting me to this. Currently, I am associated with ICRA University, and besides that, I've taught at various business institutes. I'm a member of SEMA and CPA. I have taught Khalid as well. Khalid is too. Thank you. So, Alhamdulillah, I am proud to say good position in representing his organization. Mills in Pakistan, Karachi. It was a multinational, but before going forward with the case of steel and metal industry, there are a few slides we prepared for you, just for you to see. But I think due to an IT glitch on my end, I cannot transmit this. So I have requested Khalid to transmit that on my behalf. So just we can have a overview and overlook on what is happening around the world. What is the part Pakistan is playing in steel and sector industry, and how ERP can help us out in this situation. So Khalid, if you can please, I think if it is possible for you to please share that slides. Sure, let me check it. And Khalid, I think there is a yeah, it's a little bit getting some technical faults, I think, sir. I'm facing here yes, again. there is an internet issue, probably because I think छुट्टी का time है 6 बजे. Everybody is online. See their Facebook. Okay. दिल को खुश करने के लिए हम So, देखने के लिए बैठे हुए हैं. तो इसलिए दोनों तरफ से दोनों तरफ से कर लेते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप आ जाएं, फर्स्ट स्लाइड पे आ जाएं, तो दिस इज द अप्रोक्सीमेट ग्लोबल सिनेरियो जो कि इस वक्त पाकिस्तान, और पाकिस्तान भी आपको नजर आ रहा होगा लेकिन वो एक सेक्टर कवर्ड है ग्रीन के अंदर ही. अदर देन दैट, दिस इज द ग्लोबल कंडीशन ऑफ स्टील डिमांड और फिनिश स्टील के अंदर देख लें तो अगर हम देख लें कि 2019 में इट वाज 1735 मिलियन टन्स. तो ये जो जितने भी नंबर्स हैं ये मिलियंस ऑफ टन्स के अंदर है, और 2020 की जो एक्सपेक्टेड थी वो 1751 मिलियन टन्स थी. तो देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ 1% फ्रॉम 2019 टू 2020. स्टील बेसिकली जो है ज्यादा जैसे कहते हैं ना स्पीड में यूटिलाइजेशन जो इसकी तब आती है जब देयर इज अ कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन, बिकॉज इट इज हाईली कोरिलेटेड विद सीमेंट. तो ये दोनों मिल के कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करते हैं, और जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन इंक्रीज होती है इसकी डिमांड पे और भी ज्यादा प्रेशर्स आते हैं. तो ग्लोबली क्योंकि वी आर गोइंग थ्रू कोरोना टाइम्स, तो इस टाइम के अंदर मेरे ख्याल में कंस्ट्रक्शन जो है वो सबसे ज्यादा हैम्पर है क्योंकि एक्टिविटीज सारी रुकी हुई हैं. तो हेंस प्रोबेबली जो नंबर्स इन्होंने फोरकास्ट किए थे 2020 और 2021 के, वो शायद इस वक्त पॉसिबल ना हो अचीव करना. प्रोबेबली नहीं बल्कि डेफिनेटली वी विल बी फेसिंग अ डिप इन 2020 नंबर्स. एंड सो एज ऑफ नाउ अभी 2021 में भी तकरीबन यही एक्सपेक्टेशन हमें लग रही है. अब ग्लोबल सिनेरियो से निकल के अगर नेक्स्ट स्लाइड में आ जाए तो ये पाकिस्तान का कंपैरिजन है विद अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड. तो अगर आप देखें आपके पास अगर ये स्लाइड खालिद अभी स्लाइड अगर आप करें तो एज यू कैन सी
कि 2019 में जो पाकिस्तान की जो पर कैपिटा कंजम्पशन थी स्टील की वो 35 केजीज थी, जबकि ग्लोबल एवरेज जो थी वो 229 केजीज थी। जबकि आप साइड वाले ग्राफ में देखें तो चाइना हैज इज एट 633 केजीज। तो दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस। इवन फ्रॉम इंडिया भी देख लें तो दिस इज लाइक 74 केजीज एंड वी आर एट 35। और जो हमारी 2020 की एक्सपेक्टेड है वो 36 केजीज है। तो एक बात तो ये है कि इसे हम लोग एक चीज अंदाजा लगा सकते हैं कि देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल इन स्टील सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। देयर इज अ ग्रोथ दैट इज एक्सपेक्टेड। वो ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, क्या मसले हैं, वो थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। मैं ईआरपी से पहले थोड़ा सा केस बिल्ड करना चाह रहा था कि पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन क्या है, ताकि हम उससे अच्छी तरीके से नरेट कर सकें। खालिद जरा अगली स्लाइड पे आइएगा प्लीज। ओके, अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर ये जो टॉप 8 प्लेयर्स हैं जो कि 80% ऑफ तकरीबन प्रोडक्शन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में जो करंटली जो प्रोडक्शन है वो 5.6 मिलियन टन, कम बेश नंबर्स में डिफरेंस आ सकता है। और अगर आप देखें इंडस्ट्री की जो टोटल है वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वो 9 मिलियन टन है, जिसमें से 1.1 मिलियन टन जो है वो पाकिस्तान स्टील मिल की थी जो कि अनऑपरेशनल है सिंस 2015। So that 1.1 million, yeah, approximately 8.33% of the whole production is not in the system at the moment. और ये जो टॉप प्लेयर्स हैं इनके नाम तो हम काफी दफा सुनते हैं, और ये सारे के सारे जो प्लेयर्स हैं इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर लिस्टेड भी हैं। और ये पाकिस्तान की 80% ऑफ द प्रोडक्शन के अंदर ये इन्वॉल्व है। तो 80% ऑफ द प्रोडक्शन जो है वो इन 8 कंपनीज की तरफ से हमारे पास है। थोड़ा सा और अगर आगे चलें, खालिद जरा प्लीज एक और स्लाइड आगे आइएगा। तो मैंने एक छोटा सा एक जिसे कहते हैं ना, ये पैक्रा की रिपोर्ट्स हैं जो कि कॉमनली अवेलेबल है, मैंने इसी को यूटिलाइज करना किया कि ताकि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रहे। तो अगर आप देखें कि पाकिस्तान स्टील के जो बिजनेस रिस्क है उसमें सबसे बड़ा जो सबसे प्रोमिनेंट रिस्क आ रहा है लो मार्जिन। देयर इज जिसे कहते हैं ना सर्वाइवल जो है वो जिसे कहते हैं जो मार्जिन जो कंपनी कमा रही है दैट इज आफ्टर जिसे कहते हैं ना इनकरिंग ऑल कॉस्ट, वो बहुत छोटे छोटे हैं। दैट इज अराउंड 13% जो है वो ग्रॉस मार्जिन है तकरीबन, और नेट मार्जिन जो है वो 5% के करीब आता है। तो बहुत ही एक छोटी सी फाइन थिन लाइन है जिसके ऊपर ये इंडस्ट्री जो है वो डील कर रही है। इसी तरह जो दूसरा रिस्क है वो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन है। पाकिस्तान ने 2018 में भी 15 में भी आई थिंक काफी सारी स्टिपुलेशन लगाई थी ताकि लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जाए। तो उन्होंने क्या किया था, टैरिफ्स इंट्रोड्यूस किए थे ताकि जो इंपोर्ट का माल है, क्योंकि वो सस्ता पड़ता था तो पाकिस्तानी माल लेने से लोग कहते थे कि बाहर से मंगवा के यूटिलाइज करना ज्यादा आसान पड़ रहा है। और तीसरा जो बड़ा तीसरा और जो सेकंड लास्ट है वो एक तो वॉलेटिलिटी है, और जो चौथा है वो फाइनेंसिंग कॉस्ट है। आप लोग सब बड़ी बेहतर तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान हैज सीन अ ह्यूज सर्ज इन ये फाइनेंसिंग कॉस्ट, ये जो हमारी इंटरेस्ट रेट ऊपर गया था जिसकी वजह से इन इंडस्ट्रीज जो कि हाईली लेवरेज थी, क्योंकि पाकिस्तान जो स्टील सेक्टर है ऑन एवरेज 65% इसकी लेवरेज रेशो है। तो हाईली लेवरेज होने की वजह से इसको ये हाई फाइनेंस कॉस्ट की वजह से इसके मार्जिन बड़े ज्यादा स्क्वीज हुए थे। तो इस इंडस्ट्री ने बड़ा सफर किया है, और अब इसी सफरिंग से बाहर आ रही, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट नीचे आते जा रहे हैं तो इन इंडस्ट्रीज की जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है वो कम होती जा रही है। और वॉलेटिलिटी डिमांड की कोविड से भी इफेक्ट हुई है, इंटरनेशनल एक्टिविटी से भी इफेक्ट हुई है। तो ये सारे बिजनेस रिस्क हैं जो स्टील सेक्टर इस वक्त फेस कर रहा है। इससे आगे जाए तो लास्ट जो स्लाइड है हम इस सेक्टर से हम ईआरपी की तरफ मूव करने से पहले जरा खालिद जरा अगली स्लाइड पे आइएगा प्लीज। तो एक छोटा सा हमने मार्जिन किया है कि एक्सचेंज रेट, आयरन ओर की प्राइसेस का ये वाला, हाँ। तो फाइनेंसिंग कॉस्ट और नेट मार्जिन का बेसिकली हमारे साथ क्या रिलेशनशिप है वो हमने इसके अंदर एक डिपिक्शन डाली है। दिस इज टू फ्रॉम पैक्रा। तो बिफोर गोइंग फॉरवर्ड अगर हम ये देख लिया जाए कि भाई हमारी जो जो बेसिकली स्टील सेक्टर है इसमें एक तो प्रोग्रेशन है कि बड़ी लैक ऑफ प्रोग्रेशन है इसके अंदर। दूसरी बात ये है कि बाहर से जो चीपर इंपोर्ट आ रहा है उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री बहुत अफेक्ट हो रही है। प्लस हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो ऑटोमेटेड नहीं है, सारे मैनुअल सिस्टम्स के ऊपर है, तो उसकी वजह से एफिशिएंसीज हमारी जो है वो अफेक्ट होती हैं। एफिशिएंसीज की वजह से हमारी प्रोडक्शन अफेक्ट हो रही है। अभी हमने जो आपको ग्लोबल कंपैरिजन दिखाया, ग्लोबल कंपैरिजन में पाक जो 1735 मिलियन टन में से
सिर्फ पाकिस्तान का जो शेयर है वो 9 मिलियन टन है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली नथिंग, यू आर कंट्रीब्यूटिंग नथिंग, बल्कि हम लोग तो इम्पोर्टर्स हैं फॉर स्टील सेक्टर्स। तो ईआरपी बेसिकली जो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है, इसका एक थोड़ा सा तमीद अगर मैं बांधू तो एक अच्छा मैनेजर की निशानी क्या है कि वो कंपनी की जो रिसोर्सेज है, जो एलोकेटेड रिसोर्सेज है, उनमें मैक्सिमम बेनिफिट्स जो है वो अचीव कर सके। और हम यही एज्यूम कर रहे हैं कि भाई एक अच्छा एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम भी इसी एम को हेल्प अचीव करने में हमारी हेल्प करेगा। तो अगर हम ईआरपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो इतनी आजकल कंपेटिटिव एनवायरनमेंट चल रही है हमारे पास, सप्लाई जस्ट इन टाइम सप्लाई सिस्टम्स पे लोग काम कर रहे हैं, कोविड का इफेक्ट हमारे के ऊपर आया हुआ है, बिजनेस प्रोसेसेस को लोग एफिशिएंट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम जो है एज लिया जा सके इस कंपेटिटिव मार्केट के अंदर। तो आई थिंक ईआरपी प्लेज अ वेरी बेनिफिशियल रोल, कैन प्ले अ वेरी बेनिफिशियल रोल इन पाकिस्तान सेक्टर एज वेल। एक और जो पाकिस्तानी सेक्टर जो कि फेस कर रहा है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। और जब से ये कोविड सिचुएशन आई है, इसके अंदर जो स्टील सेक्टर है, इट नीड्स हाई अमाउंट्स ऑफ कैश फ्लोज टू स्टे वायबल, टू स्टे अफ्लोट। और पाकिस्तान में जो कैश वर्किंग कैपिटल साइकिल है इनका तकरीबन 90 डेज तक है, और कोविड की वजह से इनके ऊपर और भी ज्यादा इफेक्ट आया हुआ है। तो इस ड्यूरिंग दिस होल कोविड टाइम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के ऊपर बड़ा इन्हिसार किया गया है, हेंस ड्राइविंग अप द फाइनेंस कॉस्ट और हिटिंग द बॉटम लाइन, जिसे कहते हैं ना, बड़ी बुरी तरीके से हो रहा है। दूसरा जो अगर आप देखें कि अगर थोड़ा सा इसको और इसके अंदर डेप्थ के अंदर जाएं कि आपने कई दफा अपने सिस्टम्स देखे होंगे, हम लोग भी टीएसएमएल में जब काम कर रहे थे तो टीएसएम वाज स्टेट ऑफ द आर्ट ऑर्गेनाइजेशन, अप्रोक्सीमेटली $1 बिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट तक का प्लान था इन लोगों का। और उस प्लान के अंदर हमें जो जिसे कहते हैं ना, हम लोगों ने स्काडा रखा हुआ था अपना सप्लाई चेन को देखने के लिए, हमें सैप को इंट्रोड्यूस करा रहे थे, लेकिन इतने सारे सिस्टम्स के बावजूद भी वी weren't एबल टू जिसे कहते हैं ना सरवाइव दिस होल वॉलेटिलिटी, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, 2012 का डेप, 2000 उसके बाद जो है ना 15 18 बहुत सारे क्रैश आए, और उन सारे क्रैशेस को हमने अच्छी तरीके से जिसे कहते हैं ना सफर किया। और उन सब में ये था कि इतने मल्टीपल सिस्टम्स होने के बावजूद भी व्हाट हैपेंड, व्हाई डिड ईआरपी ऑफ टीएसएमएल हेल्प देम। तो मुझे लगता है कि क्रॉस जो जिसे कहते हैं कंपैटिबिलिटी का बहुत बड़ा इशू था हमारे साथ। तो कंपैटिबिलिटी ना होने की वजह से, इतने सारे मल्टीपल सिस्टम्स होने की वजह से हम लोगों के लिए जिसे कहते हैं ना जो सिस्टम के एडवांटेजेस थे वो हम लोग नहीं ले सके। फिर क्या था, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी ये हमारे पास इश्यूज आ रहे थे, इन्वेंट्रीज की जिसे कहते हैं ना, आर पेरेंट कंपनी सफर्ड फॉर दैट एज वेल। फिर हमारे पास जो जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग और जो ट्रेंड एनालिसिस थे और फोरकास्टिंग थी, देयर वाज लॉट दैट वाज हैपनिंग एंड आवर ईआरपी कुडंट टैकल दैट। शायद इस वजह से भी क्योंकि हम वर्क इन प्रोग्रेस की स्टेज पे थे, जब हम कंप्लीशन में आए उससे पहले हम लोग काफी ज्यादा जो है ना हम लोग सफर कर चुके थे। तो ईआरपी की अगर आप एक स्टडी वाज डन बाय सीबीओएस, जिनके बकौल ये था कि 25% जो सर्ज आता है इन इन्वेंट्री कॉस्ट के अंदर ड्यू टू इनएफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट। और इनएफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है, बेसिकली आप बैठे में और आपने ऑर्डर लगाए में और आपने ये देखा ही नहीं कि आपकी एक्चुअल डिमांड क्या आ रही थी, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या हो रहा था, मिस मैनेज हो रही है इन्वेंट्री, या तो ज्यादा पड़ी हुई है या कभी हुआ है ऑर्डर आया तो आपके पास इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से क्या है कि आपकी इन्वेंट्री जो आपकी मार्केट जो है वो सफर करती है, आपका शेयर सफर करता है, आपके मार्जिन सफर करते हैं। प्लस ज्यादा इन्वेंट्री आ गई तो इन्वेंट्री की होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, कम इन्वेंट्री आ गई तो आपको सेल्स या के थ्रू सफर करना पड़ेगा। तो एक अच्छा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम कैन हेल्प अ कंपनी अ लॉट, स्पेशली इसमें जिसमें हम लोग ज्यादातर जस्ट इन टाइम को मैनेज करना चाह रहे हैं, जैसा कोविड टाइम्स चल रहे हैं। कोई भी इंडस्ट्री नहीं चाहेगी कि ओवर स्टॉकिंग करके बैठे रहे ताकि इन्वेंट्री कॉस्ट को बेयर करना पड़े। तो एक अच्छा ईआरपी कैन हेल्प इन दिस। दूसरा जो पाकिस्तान में ईआरपी हेल्प कर सकता है वो है कैश मैनेजमेंट साइकिल, या इसको कर लें कि लोग ज्यादातर रिसीवेबल्स डिपार्टमेंट कहते हैं या इनवॉइसिंग डिपार्टमेंट कह लें या परचेज डिपार्टमेंट, तो दूसरा हो जाता है इनवॉइसिंग में रहते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को कह सकते हैं। क्योंकि हमारे पास इतने ज्यादा जिसे कहते हैं बड़ा वर्किंग कैपिटल साइकिल है,
फिर पाकिस्तान, क्योंकि हमारे पास जो लेबर है वो चीप है, तो लोग ज्यादातर लेबर पे इन्हिसार करते हैं फॉर मोस्ट ऑफ द वर्क। जबकि ईआरपी इसको कंप्लीटली ऑटोमेट करने की वजह से, ईआरपी में क्या हो जाता है कि बहुत सारी लेबर फोर्स जो कि हमें लगता है, क्या उसे कहना चाहिए, रिपेटिटिव काम कर रही है, वो कंप्यूटर ज्यादा बेहतर भी कर सकता है, ज्यादा एफिशिएंटली भी कर सकता है, उसका फॉलोअप भी अच्छा है, उसमें एरर्स के चांसेस भी कम है। प्लस सबसे बड़ी जो बात है वो है ट्रांसपेरेंसी। टॉप मैनेजमेंट को हर वक्त हर सेकंड अपडेट हो रहा होता है कि इस वक्त कंपनी में प्रोसेस क्या चल रहा है। जब सेल्स के ऑर्डर आ रहे हैं, वो सिस्टम में आ रहे हैं, तो आपको ट्रेंड का पता चल रहा होता है कि फ्यूचर में हमारी सेल्स कहाँ आ रही है, कितनी आ रही है। उसके हिसाब से हमें परचेजिंग की प्लानिंग भी आसान हो जाती है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट प्लान करके रख लेते हैं। तो एक अच्छा ईआरपी सिस्टम कैन हेल्प अस अ लॉट इन ऑल ऑफ दीज सिनेरियोज। अगर आप थोड़ा सा और आगे आ जाए, तो एक छोटा सा, आप लोगों ने खाली जरा 2 स्लाइड्स और आगे आना प्लीज। इससे आगे आ जाओ प्लीज, इससे 2 आगे। टॉप बेनिफिट्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग है, एक और, हाँ बस यहाँ। तो अगर देखा जाए कि ईआरपी के टॉप बेनिफिट्स का सबसे बड़ी जो है वो है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में और रेगुलेटरी कंप्लायंस में, एक जो है ना, जैसे आपका डाटा सेफ है। फिर ज्यादातर जो कंपनीज है वो ईआरपी अपना डेवलप करती है, बट ईआरपी अपना डेवलप करने के और डिफरेंट कॉस्ट हैं, उसके और डिफरेंट हर्डल्स हैं। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ऑफ द शेल्फ ले लेते हैं, क्योंकि ऑफ द शेल्फ में उनको चीपर पड़ता है, क्विकली इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है। फिर आपको क्या होता है, सपोर्ट में आपके लिए काफी ज्यादा चीजें अवेलेबल हो जाती हैं। अगर आप देखें, अगर आपका ईआरपी अच्छा है, तो यू कैन डू अ competitive एनालिसिस, और competitive एनालिसिस को भी आप उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जस्ट टू सी के वेयर यू आर हेडेड और वेयर योर कंपटीशन इज हेडेड, मार्केट कहाँ जा रही है। कोलैबोरेशन करना आसान हो सकता है। ग्लोबल कंपनीज हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन चल रही हैं, ग्लोबल डिमांड चल रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो रहा है। जब कोलैबोरेशन हो जाती है, तो आपके पास व्यू करना अच्छा होता है। अगेन, इट एड्स टू ट्रांसपेरेंसी। जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के पास अवेलेबल होगी, उतनी अच्छी आपकी डिसीजन मेकिंग होगी। फिर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। आप सिस्टम के अंदर इनएफिशिएंसीज पॉइंट आउट कर सकते हैं कि भाई मेरे सिस्टम में इनएफिशिएंसी कहाँ पे आ रही है। एक छोटी सी एग्जांपल अगर दे देते हैं कि आपके सेल्स के वाले के पास ऑर्डर आया कि इतना टन माल चाहिए। ओके जी, अब क्या करेगा? नॉर्मल सिस्टम में क्या कॉल होगी, ऑफिस में जाएगा, क्वेरी बढ़ेगी, वो स्टोर वाले के पास जाएगी, स्टोर वाला बताएगा। सी अ लॉन्ग प्रोसेस। जबकि क्या है, अगर ऑटोमेटेड सिस्टम हो तो आपको हर वक्त पता चल रहा है कि यार ये पड़ा हुआ है मेरे पास, आई आई हैव दिस, आई कैन सेल दिस। ठीक है। फिर क्या हो सकता है, अगर आप फर्ज कर लें कि यू हैव, आपने सेंसर लगाए हुए पूरे फैक्ट्री फ्लोर के ऊपर, और वो आपके ईआरपी के साथ मर्ज्ड है, तो आपको लगा कि यार ये कुछ ऐसे बॉटलनेक्स आ रहे हैं जिस पे सप्लाई जाके रुक रही है, जहाँ स्लो हो रही है, जहाँ पे जिसे कह रहे हैं ना कि मुझे वो एडवांटेज अचीव नहीं हो रहा कि मेरा इतना स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम लगा हुआ है, बट एक जिसे कहते हैं ना कि एक प्रॉब्लम की वजह, एक बॉटलनेक की वजह से मुझे जो है ना ये प्रॉब्लम फेस करने पड़ी प्रोडक्शन के अंदर। तो बहुत सारी चीजें जिसमें ईआरपी हेल्प कर सकती है। मैं आपके साथ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल शेयर करता हूँ कि हम भूटान में थे, बॉटलिंग प्लांट के ऊपर थे ऑडिट पे, और उनका जो वॉशिंग प्लांट था ना, दैट वाज बिग वन, ह्यूज, मतलब बड़ा कंपेटिटिव किस्म का प्लांट लगाया हुआ था। लेकिन जो फिलिंग प्लांट था ना, वो पुराने लगा हुआ था। अब क्या था कि वो कह रहा था इतने लाखों की इन्वेस्टमेंट कर ली है, बॉटल इतनी प्रोड्यूस हो रही है, फिलिंग क्यों नहीं हो पा रही है। अब बार बार प्रोडक्शन वाले को डांट पड़ी है, तुम्हारी प्रोडक्शन नहीं बढ़ी, लेकिन वो इंटीग्रेट करके बता ही नहीं पा रहा कि यार सर, आपका वॉशिंग प्लांट तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपका फिलिंग प्लांट वही पुराने वाला है। उसमें क्या होता है, आप जब वॉश करके लाते हैं, हमें दोबारा से चेन में अरेंज करना पड़ता है, फिर जाके हमें दोबारा उसके अंदर फिलिंग में आते हैं। तो उसकी वजह से भी हमें बड़ा लॉस बेयर करना पड़ता है टाइम का, फिर एनर्जी बड़ी स्पेंड होती है, लेबर बहुत स्पेंड होती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ईआरपी आपको पॉइंट आउट कर सकता है कि आपके सिस्टम के अंदर इनएफिशिएंसीज कहाँ कहाँ पे हैं, और उन एफिशिएंसीज को कैसे रिमूव किया जा सकता है। आजकल जो बड़ा एज है कि पूरी दुनिया मोबाइल है, वर्क फ्रॉम होम की वजह से सारा कुछ जो है वो आप ऑनलाइन आ चुके हुए, मोबाइल्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स ऑन द गो। अब आप हर चीज में ऑन द गो है। तो ईआरपीज कैन गिव यू दैट फ्लेक्सिबिलिटी। आजकल ऑलमोस्ट हर ईआरपी की एक ऐप है, आप ऐप से कनेक्टेड है, तो जिधर भी दुनिया में बैठे हुए हैं आप एक ऐप से कनेक्टेड है। स्ट्रीमलाइन एफिशिएंसी की हम बात कर चुके हैं। मनी के अंदर जो पैसा सेविंग है वो, जिससे कि अगर आपको टाइम पे इंफॉर्मेशन मिल रही है,
और इसकी वजह से आपकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो रही है, तो आई थिंक दैट्स बिगेस्ट सेविंग यू कैन अचीव एज अ मैनेजर, आपके लिए इन एफिशिएंसीज को रिमूव करके। क्योंकि हमने अभी डिस्कस भी किया, हमने आपको दिखाया भी कि प्रॉफिटेबिलिटी कितनी मार्जिनल है इस स्टील सेक्टर के अंदर। और इसके अंदर मेरे ख्याल में ईआरपी का रोल जो है, जो एफिशिएंसी और स्ट्रीमलाइनिंग और ये प्रोडक्टिविटी और जिसे कहते हैं ना फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से जो कॉस्ट सेविंग इंट्रोड्यूस हो सकती है, आई थिंक काफी बड़ी है। और अच्छा खासा एक मार्जिन क्रिएट हो सकता है इसके अंदर, जो आप अपने लिए अपनी कंपनी के अंदर ऐड बैक कर सकते हैं वापस। और इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग की वजह से क्या है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक ही आपके पास, जैसे कहते हैं डैशबोर्ड टाइप में आपके पास अवेलेबल होने की वजह से आपका डिसीजन जो है वो एक फेस्ड नहीं होता है, आप बहुत सारी चीजों को कंसिडर करके डिसाइड कर रहे होते हैं। आई थिंक जो सबसे बड़ा एज है, जबकि मल्टीपल सिस्टम्स लगाने के बावजूद भी ये एज अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मल्टीपल सिस्टम्स जो है आपस में अच्छी तरीके से इंटीग्रेट नहीं होते, और अगर इंटीग्रेट नहीं हो पा रहे तो जो उसका एज खत्म हो जाता है। मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके लिए निकाली हुई हैं, अगर आप खालिद लास्ट स्लाइड पे आ जाओ, बिल्कुल बिल्कुल लास्ट स्लाइड, हाँ इससे ऊपर वाले। ये तीन बड़ी बड़ी एग्जांपल्स दी जो टॉप ऑफ द, जिसे कहते हैं माय हेड, मेरे सामने आ रही थी। हर चीज कोई छोटी कंपनी नहीं, नाइकी का आपने सुना है, यूएस नेवी इटसेल्फ एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। इन सब ने अगर आप देखें इनकी ईआरपी की कॉस्ट क्या थी, 100 मिलियन, 400 मिलियन, $1 बिलियन। लेकिन ये फेल टू डिलीवर कर रहे थे, कईयों ने 20% स्टॉक की प्राइसेस भी फॉल की, 8% भी फॉल की, जस्ट बिकॉज के खाली सिस्टम होने की वजह से बेनिफिट नहीं होगा, कंप्यूटर इंस्टॉल करने की वजह से, सॉफ्टवेयर रखने की वजह से बेनिफिट नहीं होगा। उसके साथ साथ जिसे कहते हैं थॉट प्रोसेस, कल्चर, सपोर्ट, विदाउट दैट ईआरपी अपना आपको बेनिफिट नहीं देगी। आपने ईआरपी लगाया हुआ है, मैं आपसे एक और एग्जांपल शेयर कर लेता हूँ। वी हैड अ डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, और इस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में हम लोगों ने एक ईआरपी लगाने की कोशिश की। और ईआरपी में क्या होता था, सिर्फ डेटा एंट्री होती थी, जो शाम को हो गया वो डाल दो उसके अंदर वही, ताकि कोई आए कोई पूछे तो दिखा देंगे। तो हम ईआरपी को क्या यूज कर रहे थे, एज अ डेटाबेस यूज कर रहे थे, डालते जाओ। और एक और स्टडी है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बट आई शेयर द लिंक, खालिद आपके लिए पोस्ट भी कर देंगे। ऑलमोस्ट 12% डाटा जो कंपनीज में जनरेट होता है वो यूज होता है फॉर एनालिटिक्स। 88% डाटा जो है वो स्किप हो जाता है, बिकॉज वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है, हम उसको कैप्चर करने में फेल हो जाते हैं। और हेंस आप अगर देखें कि 100 में से 88% डाटा जो एनालाइज नहीं हो रहा है, वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है। तो डिसीजन मेकिंग में इंफॉर्मेशन का बहुत हैवी, इंफॉर्मेशन कॉस्ट इज वेरी हाई। और अगर मैं इंफॉर्मेशन कॉस्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, तो लेट्स सपोज कि आई टीच, और यूनिवर्सिटी जाने के लिए मुझे 500 या 1000 रुपए लेट्स सपोज कॉस्ट आती है। और अगर मुझे यूनिवर्सिटी निकलने से पहले ये पता चल जाए कि आज यूनिवर्सिटी ऑफ है, तो दैट कुड सेव मी 1,500 रुपीज। तो इस इंफॉर्मेशन का पता होना कि यूनिवर्सिटी आज बंद है, हैज अ कॉस्ट या बेनिफिट रिलेटेड टू इट टू अमाउंट ऑफ 1,000। तो इंफॉर्मेशन कॉस्ट इज वेरी हाई। और ये जिसे कहते हैं ना, इसकी एक्विजिशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, फिर इसकी क्लीनिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट है। फिर अगर आपको साफ सुथरी फॉर्म में इंफॉर्मेशन मिल जाए जो उससे आप बेनिफिट्स अचीव कर सकते हैं, आर फार मोर देन। लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए भी कॉस्ट स्पेंड करना पड़ेगी, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर्स को अरेंज करना पड़ेगा। तो खाली ईआरपी के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ईआरपी के साथ साथ सिस्टम, प्रोसेसेस, कल्चर, थॉट प्रोसेस, एम्प्लॉय को भी उसी सेम बोर्ड पे लेके आना, आपका सीईओ भी सेम बोर्ड पे हो, ताकि आप लोग इंटीग्रेटेडली काम कर सकें। ओनली देन यू कैन अचीव द बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी। और आजकल जो आखिरी चीज मैं क्विकली डिस्कस करने, आई एम सॉरी मैं बहुत तेजी से बोलता जा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट है और खालिद भी ऑन द क्लॉक है, तो मैं इसलिए कोई ज्यादा लंबी इसलिए नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज इट्स अ ह्यूज टॉपिक। आजकल आप लोग एक वर्ड बहुत कॉमनली सुने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डाटा एनालिटिक्स। आजकल आ रहे हैं, दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस होल एआई एमआई थिंग, एमएल थिंग। और से क्या है बेसिकली, अगर आप कहें कि यार स्टील सेक्टर को फेसबुक का या बिग डाटा का किस तरीके से फायदा हो सकता है, इट्स जस्ट टू नो योर कस्टमर।
कि अगर आप कस्टमर के साथ इंगेज हैं, अगर आप कस्टमर्स के ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, आप कस्टमर्स की जिसे कहते हैं ना चेंजिंग साइकी को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको अंडरस्टैंड करना आसान हो जाता है कि कस्टमर क्या चाह रहा है, हाउ दैट कैन, बिकॉज आप एक सेक्टर के लिए कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं और जब तक आपको पता ही नहीं उस सेक्टर को चाहिए क्या, तो यू माइट एंड अप प्रोड्यूसिंग द रॉन्ग काइंड ऑफ गुड्स, जो कि आपको जिसे कहते हैं ना इवेंचुअली विड बी चार्ज बैक टू बॉटम लाइन, वेस्टेज हो जाएगा, अंडर यूटिलाइज्ड हो जाएगा, कोई प्रोसेसेस होंगे ओवर यूटिलाइज्ड हो जाएंगे, तो उसकी वजह से भी क्या है कि यू माइट एंड अप विद ह्यूज लॉस। और आजकल जितने भी ईआरपीज हैं दे टेंड टू ऐड, जिसे कहते हैं ना कनेक्ट दिस बिग डाटा पोर्शन इनटू देम, बिकॉज के इंडस्ट्री इनसाइट्स का पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप इंडस्ट्री इनसाइट्स नहीं देख रहे हैं, आप प्लानिंग प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, आप ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, आप कंपेटिटर को नहीं देख पा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा चांस है यू गॉट हिट बाय एन अपर कट और साइड जैब, आपको पंच पड़ा है और आपको पता भी नहीं चला कि क्यों पड़ा है। तो जितना आप बिजनेस के इनसाइड फोकस कर रहे हैं, आपको बिजनेस के आउटसाइड पे भी उतना फोकस करना है। अगर आप सारा कुछ इनसाइड द कंपनी देख रहे हैं, तो आपको कंपनी के आउटसाइड पे भी उतनी ही नजर रखनी है। अगर आप कंपनी की स्ट्रेंथ वीकनेसेस और सारा कुछ देख रहे हैं, तो आपने ये भी देखना है कि वो इस एनवायरनमेंट में भी चल सकते हैं कि नहीं चल सकते। तो कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इनसाइड एंड आउटसाइड द कंपनी। आई थिंक ये सबसे बड़ा बेनिफिट है ईआरपी का, जो कि आपको ओवरऑल व्यू दे देता है कि आपकी कंपनी में क्या हो रहा है, हाउ और व्हाट एंड जिसे कहते हैं ना वेयर टू लुक फॉर। तो आई थिंक मेरे ख्याल में कि अगर ब्रॉडली बात करें, तो हमने आज जो चीजें बात की है वो हमने की है कि ग्लोबल स्टील सेक्टर क्या है, फिर हमने पाकिस्तान का रोल देख लिया, फिर पाकिस्तान के रिस्क देख लिए, फिर हमने ईआरपी देख लिया और ईआरपी कैसे हमें हेल्प कर सकता है इन फिक्सिंग ऑल ऑफ द, जैसे कहते हैं ना टेंटेटिव प्रॉब्लम्स ऑफ दिस इंडस्ट्री। पाकिस्तान में इंडस्ट्री भी बड़ी वेरी है। अभी जैसे हमने 8 कंपनियों का नाम लिया और हमने कहा 80% जो है ना ऑलमोस्ट कंप्लीट करेंगे, तो 20% बहुत छोटा सा पोर्शन रह गया, जो कि बहुत जिसे कहते हैं ना छोटे छोटे बिजनेसेस है। और वो छोटे छोटे बिजनेसेस जो है वो कहते हैं कि यार हमारा कंप्यूटर से क्या लेना देना, वो जो बनाते हैं वो बिक जाता है, जितना बनाते हैं बिक जाता है। तो उसमें भी क्या है कि जब तक वो बेनिफिट्स जिसे कहते हैं ना आप उनको कन्वे नहीं करेंगे, उनको बता नहीं सकते, तो वो लोग भी इम्प्लीमेंट वाली साइड पे नहीं जाते। आज भी कई बिजनेसेस ऐसे हैं जो हम ऑडिट और कंसल्टेंसी के दौरान देखते हैं कि वो एक्सेल की शीट्स पे काम कर रहे हैं, क्लाइंट डाटा लेके आया, एक्सेल की शीट करप्ट थी, वो सर कॉपी सही नहीं हुआ, सर वो आधा कॉपी हो गया, वो मैंने फॉर्मूला लगाया था कोई और फॉर्मूला बन गया। मतलब अभी भी इतने बड़े बड़े प्रोसेसेस होते हुए भी हम लोग जब जिसे कहते हैं ना अप्रोच अपनी ट्रेडिशनल रखते हैं, ये जो मैंने आपको नाइकी हर्षे और इनकी बातें बता रहा हूँ, ये इनमें क्या हुआ था, नाइकी में क्या हुआ था कि उन्होंने सप्लाई चेन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, उसको टेस्ट नहीं किया, टेस्ट किए बगैर लॉन्च कर दिया, तो 400 मिलियन 20% स्टॉक की प्राइसेस फॉल हो गई। हर्षी ने भी क्या किया, हर्षीज ने भी सप्लाई चेन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उसमें जो एक कंपोनेंट था वो सही तरह से फॉर्मुलेटेड नहीं था, हेंस उनकी एक बहुत बड़ी सप्लाई मिस होगी, इसकी वजह से 8% स्टॉक का डिप आ गया। तो कितने इनकी इन्वेस्टमेंट खराब नहीं थी, इनकी जिसे कहते हैं ना इम्प्लीमेंटेशन में इशू आ रहे थे, इम्प्लीमेंटेशन की वजह से क्या हो रहा था, ये इशू आ रहे थे। अगर आप देखें अभी कोविड टाइम्स में भी, अगर आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर कितनी ज्यादा हम लोग ये फोकस कर रहे थे कि इतनी दवाइयां आनी है, इस तरीके से अरेंज होनी, इस तरीके से डिलीवर होनी है, कहाँ तक पहुंची है, कहाँ तक नहीं पहुंची। तो ईआरपी इज जस्ट नॉट लिमिटेड टू कि भाई मैन्युफैक्चरिंग में लगेगा या सप्लाई, इट कैन हेल्प यू इन मेनी इंडस्ट्रीज, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द इंडस्ट्रीज। तो ये एज है आपका ओवर योर कंपेटिटर्स इफ योर सिस्टम इज एबल टू जनरेट, जिसे कहते हैं ना अ गुड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू टू रिलाई ऑन, टू एक्ट ऑन, टू डिसाइड ऑन। और ये आई थिंक एवरीथिंग काउंट्स बैक टू योर बॉटम लाइन। तो जितनी अच्छी बॉटम लाइन होगी उतना अच्छा से आपके शेयर होल्डर्स, आपके ओनर्स जो है विल बी हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस, और फिर सारी बात है पैसा भी साथ से ज्यादा आता है। तो आई थिंक कंपनीज नीड टू ब्रॉडन अप देयर विजन। और उससे ज्यादा जो बात है वो ये है कि हमें एज ए ह्यूमन रिसोर्स इसको तैयार करने की बहुत जरूरत है, कि हमारे पास भी इस तरह की जिसे कहते हैं ना स्किल सेट हो कि हम इसको डील कर सकें। ईआरपी आ गया, सैप आ गया, सैप के लोग कितने से हैं,
अगर ये जैसे ग्लो ऑन का कोई सिस्टम आ गया तो ये लोग ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, सपोर्ट भी दे रहे हैं, सैप वाले भी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, सपोर्ट भी दे रहे हैं। सैप महंगा है, सैप के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, सैप के डिफरेंट आईटी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो देयर इज अ लॉट टू थिंक अबाउट बिफोर जस्ट जंपिंग इनटू ईआरपी। तो आई थिंक इससे ज्यादा जो है ना आपको ईआरपी का सुनना नहीं होगा। खालिद भी देख के दुआएं पढ़ रहा है, या अल्लाह सर शुरू ना हो जाए, 3 घंटे का लेक्चर ना हो जाए। तो इसीलिए जो है ना बैक टू खालिद। थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने एक बहुत बेहतरीन तरीके से स्टील इंडस्ट्री पे एक ओवरव्यू दिया, और कैसे स्टील इंडस्ट्री को एक ईयर की बेनिफिट कर सकता है, आप उन पॉइंट्स को डिस्कस किया। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास। पहला क्वेश्चन तो ये है ऑडियंस की तरफ से कि हाउ टू सेलेक्ट अ गुड ईआरपी फॉर इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री के लिए हम एक अच्छा ईआरपी कैसे सेलेक्ट करें, हमें किन पॉइंट्स को देखना चाहिए कि यार ईआरपी सिस्टम जो है वो रिलायबल है या ये अच्छा है। अच्छा, अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले तो आप अपने प्रोसेसेस देखें कि आपको चाहिए कहाँ ईआरपी। मतलब आपको ओवरऑल कंपनी वाइड इम्प्लीमेंटेशन करनी है, आपको किसी एक डिपार्टमेंट से स्टार्ट करना है। फिर दूसरी बात ये कि सस्टेनेबिलिटी और रिसोर्स प्लानिंग, जिसे जो आप जिसके सिस्टम पे भी, जिस डिपार्टमेंट भी आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसको सस्टेनेबली चला भी सकते हैं कि नहीं चला सकते। बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिन्होंने कस्टमाइज्ड ईआरपीज डेवलप कराए हैं, लेकिन उनकी एम्प्लॉय फोर्स जो थी वो ऑन पेज नहीं थी। तो क्या था कि वो करके जो है वो फेल हो गए, वो पड़े पड़े सिस्टम्स आया हो गए, उनका एडवांटेज नहीं ले सके। तो आपको सबसे पहले तो कंसिडर करना है कि मेरी कंपनी में वो सस्टेनेबिलिटी है, वो माइंडसेट मैंने डेवलप कर लिया अपने एम्प्लॉयज का कि हाउ वेयर व्हेन टू इम्प्लीमेंट, और उनको उनके पास रिक्विजिट जिसे कहते हैं ना स्किल सेट है उसको ऑपरेट करने का। कॉस्ट क्या है, जो जिसे कहते हैं ना जो आप इससे बेनिफिट लेना चाह रहे हैं उसके लिए आप स्पेंड क्या कर रहे हैं। एक बड़ा कॉमन एनालिसिस है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। हर चीज से पहले हम करते हैं खर्चा क्या है, फायदा कितना है। तो करने से पहले आप ये जरूर आइडेंटिफाई कर लें कि जो आप स्पेंड कर रहे हैं इससे आप एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स क्या अचीव करें। तभी आप बेंचमार्क कर सकेंगे कि वापस मैंने ये अचीव कर पाया कि नहीं कर पाया, मतलब मेरे सिस्टम ने ठीक मुझे है, फायदा भी दिया कि नहीं दिया। थैंक यू। अच्छा, एक और क्वेश्चन हमारे लिसनर हैं खलीफा साहब, खलीफा शुएब साहब, और उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग ईआरपी पे काम नहीं करना जानते, हालांकि वो बैचलर्स होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, मास्टर्स में होते हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन है? क्या एकेडमिया जो है ऐसा कुछ कर रही है कि जिससे वो ईआरपी की नॉलेज वगैरह या इस तरह का, कि जब वो इंडस्ट्री में जाए तो उनको चैलेंज ना आए? क्वेश्चन तो बहुत ही गहराई का है और आई थिंक बहुत बड़ा इशू भी है। लेकिन एकेडेमिया आपको रोक भी नहीं रही है। अगर अगर आपका एकेडेमिया से ये शिकवा है कि एकेडेमिया आपको ट्रेन नहीं कर रही है, तो ये भी उसी का ही पॉइंट है कि एकेडेमिया आपको रोक भी नहीं रही है किसी चीज को सीखने से। अब वो कौन सी ऐसी चीज है जो अब आप आउटसोर्स पे या जिसे कहते हैं ना ओपन सोर्स से लर्न नहीं कर सकते। यूट्यूब इज देयर, बिग डाटा एनालिटिक्स, पाइथन, आर, ये वो सॉफ्टवेयर है जिनको सीखने के लिए पहले आप पता नहीं क्या क्या जतन करते थे, कितने कितने लाखों के प्रोग्राम्स और ये ट्रेनिंग मिला करती थी। अब क्या हजारों लोग चैनल्स बना के बैठे हुए ट्रेन करने के लिए। कोई मैं छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ, अगर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की बात करें, सेज हो गया, क्विक बुक्स हो गया, आपको इतने अनगिनत मिलियंस में ट्यूटोरियल मिलेंगे जो लोगों ने प्रिपेयर किए हुए जस्ट टू हेल्प ईच अदर आउट। तो अगर अगर आपका ये है कि एकेडेमिया एकेडेमिया जो है बहुत कोशिश करी, एकेडेमिया आपको एक प्लेटफॉर्म देती है। मेरे उस्ताद कहते हैं कि एमबीए हो गया तो अब तुम्हें पढ़ना सिखा दिया है, तालीम का भी अमल शुरू हुआ है। मतलब तुम्हें समझ आ गई कि पढ़ते कैसे हैं। मतलब ये तालीम खत्म नहीं हो गई। हमारे मुल्क में एक बड़ा अलमिया है कि हम लोग एमबीए समझने के हल्फुल मौला बन जाते हैं, बस अब तो एमबीए हो गया, अल्लाह अकबर, कहानी खत्म, अब क्या करना है, इससे आगे क्या करना है। तो जब तक थोड़ा सा माइंड सेट ओवरऑल चेंज नहीं होगा तब तक ये इश्यूज जो है शायद हमें फेस करने पड़े। बट मेरी अगेन एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई सुन भी रहा है और खासतौर पे जिन्होंने क्वेश्चन किया है, कि आप तालीम के तालिब इल्म का जो मतलब है ना वो इल्म का तलबगार है, तो वो अगर आप जिसे कहते हैं ना होलिस्टिकली या जिसे कहते हैं टू द वर्ल्ड भी चले, तो तालीम का खाली कि मैं क्लास में गया था तो सब कुछ मुझे वहीं से मिल जाए, ये भी मेरे ख्याल में सही अप्रोच नहीं है। थोड़ा सा आपको इसको देखना पड़ेगा कि भाई मुझे मेरे लिए और क्या क्या चीजें हैं जो मुझे सीखनी चाहिए,
ट्रेंड्स हैं, लिंक्डइन है, जैसे आप बैठे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब देयर आर लॉट मेनी पीपल आउट देयर हु आर, जिसे कहते हैं, जो गाइड कर रहे हैं कि भाई तैयार हो जाओ, फ्यूचर इज डिफरेंट। कोविड ने आपकी सारी की सारी प्लानिंग्स और असम्पशन सब आउट ऑफ द डोर, नथिंग वर्क्स, सब कुछ बंद हो गया। ये सोच भी नहीं सकता था कोई 2018 की प्लानिंग करते हुए यार ये होगा। तो इसीलिए एकेडेमिया को सिर्फ वन साइड करना, एक हाथ से ताली बजाने का मतलब होगा। Sure. Thank you for Ali Bhushan साहब, thank you sir for joining us। और आपने एक थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी तरीके से स्टील इंडस्ट्री की जो केसेस थे, जो उनके चैलेंजेस थे, उस पर रोशनी डाली। And to the audience, we have started this Glow on Live Industrial Growth Transformation Series 2021, and इसमें हम different industries के experts को बुलाएंगे, और हम जिस तरह आज हमारे साथ खुर्रम अली मुबशर साहब थे, इसी तरह हम नेक्स्ट हर वीकेंड पे, आज चूंकि हमने ये सेशन करना था थर्सडे को, लेकिन सम ड्यू टू सम पर्सनल एंगेजमेंट्स ऑफ सर, हम इसको फ्राइडे को कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हर थर्सडे को जो है हम इसका सेशन करेंगे हाफ एन आवर का, and we will discuss the challenges that are faced by different industries in implementing the ERP system. Thank you so very much, sir. Thank you, listeners, for listening us. Thank you so much. Thank you so much for Yeah. thank you so much for inviting. It was pleasure seeing you after such a long time. खुश रहो। Thank you. और wish you Thank very you, best sir. of luck, और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। Take care. Thank you, sir. Thank you. Pakistan Zindabad. Allah Hafiz. पाकिस्तान, अल्लाह हाफ़िज़।